नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो ऊंचाई और दूरी से संबंधित है। दोस्तों आज हम इसके दो महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने इससे पहले हम जो वीडियो इस चैप्टर के लिए लेकर आए थे और वो सभी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, उन प्रश्नों को अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों उन सब की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। पहले उन वीडियोज़ को आप पहले ज़रूर देखें और फिर इस चैप्टर को पढ़ें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ, मिलते हैं वीडियो के अंत में। इस प्रश्न में दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी प्रश्न में दिया हुआ है उससे एक चित्र का निर्माण करना है। चलिए बढ़ते हैं, कैसे बनाना है। एक पर्वत के शिखर से, चलिए बना दिया ये पर्वत, ये हो गया पर्वत, और पर्वत के शिखर से, ये रहा शिखर, शिखर से पूर्व की ओर, यानी अगर हम मैप को देखते हैं तो किसी भी वस्तु से इस तरफ देखने से ध्यान रखें कि इस हाथ की तरफ है वो पूर्व दिशा होती है। अपना जो दायां हाथ होता है उस तरफ पूर्व दिशा होती है मैप में। तो यहाँ मैप की तरह ही देखेंगे तो यहाँ पे इस तरफ हो जाएगी ये पूर्व दिशा। तो शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदु, ध्यान रखें, शिखर से इस प्रकार से हम देखा और यहाँ पे ध्यान रखें दो बिंदु यहाँ पे स्थित है। मान लीजिए ये हो गया पहला बिंदु, फिर आगे ये हो गया दूसरा बिंदु। चलिए शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से, ध्यान रखें दो बिंदु कहने के बाद क्या कहा, दो बिंदुओं से, यानी यहाँ से हमें दृष्टि रेखा की शुरुआत करनी है। दो बिंदुओं से पर्वत के आधार बिंदु, ये पर्वत रहा, ये रहा पर्वत का आधार बिंदु, पर्वत के आधार बिंदु के अवनमन कोण, यानी इन बिंदुओं से अब हमें शुरू करना है और नीचे की तरफ देखना है, अवनमन कोण बन जाएगा। लेकिन उससे पहले वो जो भी बिंदु दिया गया है वहाँ से एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, ये रही क्षैतिज रेखा, उसी के साथ ये दृष्टि रेखा कोण बनाएगी। तो ये हो गया अपना एक कोण। फिर जो दूसरा बिंदु है उससे भी वही अवनमन कोण बनाना है, वापिस इस तरह से ये बना दी यहाँ पे, और ये रही ज़मीन जहाँ पे ये पर्वत खड़ा है, ज़मीन के ऊपर। तो पर्वत के शिखर से इस तरफ गए, दो बिंदु लगा दिए, ये दोनों बिंदुओं से वापस बन गए अवनमन कोण। ये रहा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में अवनमन कोण। तो 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब ये सोचना है कि इन दोनों में 30 कौन सा और 45 डिग्री कौन सा। तो मैंने बताया जिस वस्तु को हम देखते हैं, जिस चीज़ को देखते हैं, उसके जो नज़दीक बिंदु है वहाँ कोण बड़ा बनेगा और जो बिंदु दूर है वहाँ पे कोण छोटा बनेगा। ये हो गया 45 डिग्री और 30 डिग्री। फिर देखिए क्या दिया गया है, यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर, ये जो बिंदु दिए गए हैं हमें दो, इन दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, 1 किलोमीटर लिखो, 1000 मीटर लिखो, एक ही चीज़ है। क्योंकि हमें आगे क्या पूछी गई है, पर्वत की ऊंचाई कितनी है ज्ञात कीजिए। तो आज तक हम जितने भी पर्वत देखते हैं और उनकी जो ऊंचाई देखते हैं वो कितनी भी चाहे ऊंची हो, हम उनको लगभग मीटर में ही उसकी लंबाई या ऊंचाई है वो दी गई होती है। इसलिए हम इसे ऊंचाई को मीटर में ज्ञात करेंगे, इसलिए हमने 1 किलोमीटर को यहाँ पे 1000 मीटर पहले से लिख दिया है। चलिए त्रिभुज का नाम ले लेते हैं, ए बी, फिर यहाँ पे लगा दे सी, यहाँ पे लगा, जहाँ पे आप जाओ ABCD कहीं पे भी लगा सकते हो, यहाँ इसकी ज़रूरत है नहीं। अब चलिए क्या गया प्रश्न में दिया गया है। तो सबसे पहले पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दोनों बिंदुओं से पर्वत के आधार के अवनमन कोण, तो वो अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री प्रश्न में कहा गया है, ये लिख दिया। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी प्रश्न में दी गई है, तो ये लिख दी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, और वो है कितनी, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, एक ही चीज़ है। चलिए अब ये होने के बाद क्या पूछा गया है, तो हमें पूछा गया है पर्वत की ऊंचाई, वो हमें ज्ञात करनी है। पर्वत की ऊंचाई को h लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप चाहो। चलिए सबसे पहले पकड़ते हैं त्रिभुज। आपको त्रिभुज कौन सा लेना है वो देखना है। पहले देखिए ये जो कोण दिया गया उस हिसाब से ये त्रिभुज हो गया,
और शिखर से जैसे ये क्षैतिज रेखा गई यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया। तो ये त्रिभुज लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये कोण जब लिया जाएगा मतलब ये जब इस बिंदु से हम देखेंगे दृष्टि रेखा आएगी, उस वक्त हमें ये सोचना है कि हमारे लिए ये बिंदु है ही नहीं, ये दृष्टि रेखा है ही नहीं, ध्यान रखें। लेकिन पर्वत तो वहीं पे है भाई। तो एक बार ये त्रिभुज लेंगे और एक बार जब 30 डिग्री लेंगे तो इस 45 डिग्री को देखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज लेते हैं ABC, क्योंकि यहाँ हमारे पास न तो कहीं पे लंब का मान दिया हुआ है और पूरा आधार का मान या कर्ण का मान भी दिया हुआ नहीं है। तो जो त्रिभुज लेंगे वो सही होगा। हमने ले लिया त्रिभुज ABC। अब त्रिभुज ABC में कौन सी दो भुजाओं का अनुपात लेंगे वो देखिए। इस त्रिभुज में देखिए अगर यहाँ पे कोण है तो ये सामने वाला कौन हो गया, लंब, जो हमें ज्ञात करना है पर्वत की ऊंचाई, मतलब लंब तो लेना ही लेना है। एक क्या ले, कर्ण ले या इसका आधार। ये नहीं सोचना सर आधार ऊपर वाला कैसे हो गया, मैंने बताया था न्यून कोण के सामने वाला लंब होता है, शेष भुजा आधार होती है और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण तो यहाँ लेना है नहीं, कर्ण की कोई बात नहीं हुई प्रश्न में। लेकिन आधार से संबंधित देखिए मान दिया हुआ, देखिए 1000 मीटर, ये 1000 मीटर जो दिया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी वो आधार से संबंधित है, इसलिए आधार लेना ही पड़ेगा। लंब पूछा है तो लंब लेना ही पड़ेगा। तो लंब और आधार लेंगे, वो बन जाएगा लंब बट्टे आधार बराबर tan थीटा। तो लंब का मान देखिए वापस, लंब कितना h दिया हुआ है नहीं, आधार है AC, इसका मान भी दिया हुआ है नहीं। तो फिर क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री। ये tan 45 डिग्री हो गया। tan 45 का मान होता है 1, वज्रगुण करेंगे तो h बराबर AC या AC बराबर h, एक ही चीज़ है। चलिए ये एक मान हमें प्राप्त हो गया। जैसा हुआ समीकरण नंबर 1 लगा दे, क्योंकि मान तो इसमें कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये पता चल गया कि h और AC बराबर है। ये तो हम पहले से पता था कि जब भी 45 डिग्री का कोण आता है लंब और आधार हमेशा समान ही होते हैं। चलिए इसको छोड़ दे, अब पकड़े दूसरा त्रिभुज। अब 45 डिग्री वाले कोण को भूल जाए, ये दृष्टि रेखा भूल जाए तो क्या त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज ABD बनेगा। सीधा ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD, और वही लेंगे लंब बट्टे आधार, क्योंकि लंब का मान पूछा गया और आधार से संबंधित मान दिया गया। तो लंब बट्टे आधार करेंगे तो लंब हो जाएगा h बट्टे आधार में AD, पूरा आधार आएगा AD, और यहाँ आएगा tan 30 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये h बट्टे हो गया AD। AD का देखिए मान तो नहीं, लेकिन AD के दो टुकड़े हो सकते हैं, एक AC और एक CD। तो यहाँ पे टुकड़े कर दिए AD की जगह पे, AC प्लस CD बराबर tan 30 का मान 1/√3 होता है। यहाँ पे देखिए h का कोई मान नहीं हमारे पास, बट्टा में जाते हैं AC। देखिए AC का कोई मान तो नहीं है, लेकिन समीकरण नंबर 1 में क्या आया था कि AC और H क्या है, दोनों बराबर। जब भी कभी इस प्रकार के प्रश्नों में कोई दो चीज़ आपस में बराबर हो जाती है, मतलब अगर H लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, AC लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो आपको यहाँ क्या करना है कि हमें ज्ञात कौन सी चीज़ करनी है प्रश्न में। अगर AC ज्ञात करना है तो यहाँ पे भी AC लिख दो, यहाँ पे भी AC लिख दो, क्योंकि ये जो H है वो AC के बराबर है। लेकिन हमें AC का मान नहीं करना, हमें ये H निकालनी है, पर्वत की ऊंचाई। तो क्या करेंगे, अब इस AC की जगह पे भी H लिख देंगे, क्योंकि AC और H दोनों क्या है, बराबर। तो उसके स्थान पर H आ गया। प्लस में CD है, उस CD का मान दिया हुआ है 1000, तो ये लिख दिया 1000। फिर बराबर में आया 1/√3। तो दोस्तों हमने कुछ नहीं किया ज़्यादा, ये AC और H दोनों क्या है, समीकरण नंबर 1 में बराबर है, इसलिए हम AC की जगह पर हमने क्या लिख दिया, H लिख दिया है, और हमें H का ही मान ज्ञात कर रहा है, और वो अब हमें ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ गुणा करते हैं और इसको यहाँ गुणा करते हैं, दोनों को। चलिए यहाँ गुणा किया, ये आ गया देखिए √3 इसके साथ आया, किसके साथ, H के साथ, H √3 बन गया। इसको यहाँ गुणा किया तो H प्लस हो गया 1000, कोई दिक्कत नहीं। अब H को लाएंगे एक तरफ, तो ये H, ये √3 यहाँ आया, वापस क्या बनेगा, -H बराबर क्या हो गया, 1000, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ देखिए घट नहीं रहा है, क्यों नहीं घट रहा है, क्योंकि देखिए H के हिसाब से तो घटना चाहिए, लेकिन जोड़ और बाकी भी ये बताया था कि जब किसी एक संख्या में रूट की कोई संख्या आए तो वही रूट की संख्या दूसरी संख्या में भी होनी चाहिए, तो ही जोड़ और बाकी होगी, वरना नहीं। तो H क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। फिर क्या बचा, √3 - 1 बराबर 1000, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो फिर H रखेंगे यहाँ, इस कोष्ठक का करेंगे पक्षांतरण, तो क्या करेंगे, यहाँ आया 1000 तो यहाँ पे है ही, और ये चला गया बट्टा के नीचे √3 - 1। अब हमें पता है
कि जब भी अंतिम उत्तर हो, एच क्या है, ये अंतिम उत्तर है, तो जब आपका अंतिम उत्तर मिल जाए तो वहाँ पे आपको √3 या √2 का क्या रखना चाहिए, मान जो हमें पता है। लेकिन यदि वो √2 या √3 बट्टा के नीचे आ जाए तो वहाँ पे उनका मान नहीं रखना है, वहाँ हमें हरों का परिमेयकरण करना है। दोस्तों अगर यहाँ पे केवल √3 ही होता तो हम क्या करते, इस हर को, इस अंश को इसी √3 से यहाँ दोनों तरफ गुणा कर देते। लेकिन यहाँ पे है √3 - 1 लिखा हुआ है। दोस्तों देखिए, ये कोष्टक में था ना, ये √3 - 1 इस तरफ आया। अब हरों का परिमेयकरण कैसे करेंगे हम, तो वो देखिए कि जो भी यहाँ बट्टा के नीचे है उसी से गुणा करना है। ध्यान रखें, उसी से, थोड़ा सा चंज है, उसी से गुणा करना है। यानी √3 का √3, ये 1 का 1, √3 का √3, ये 1 का 1। लेकिन आपको क्या करना है इसमें, जब इस प्रकार से प्लस या माइनस में इस प्रकार से अपरिमेय संख्या आ जाती है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, बीच वाला चिन्ह है वो चेंज कर देना है। मतलब प्लस है तो माइनस कर देना है, और माइनस है इसलिए क्या कर दिया है, प्लस हमने कर दिया है। तो वो हर में भी गुणा करना है और अंश में भी गुणा करना है। तो चलिए गुणा। अब यहाँ से दोस्तों देखिए h ये बराबर 1000 तो यहाँ पे है ही, फिर गुणा में देखिए क्या है कोष्टक के अंदर, √3 + 1 है ना, तो अब हम √3 का मान रख सकते हैं 1.732 और प्लस में वहाँ पे साथ में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 1। यानी √3 जब बट्टा के नीचे था तो मान नहीं रखा, हरों का परिमेयकरण किया, लेकिन ऊपर था तो √3 का हमने क्या रख दिया, मान। बट्टा के नीचे क्या है कि इन दोनों कोष्टक का गुणा करना है। दोस्तों अब ध्यान से सुनिएगा, जब ऐसे ही दो कोष्टक का गुणा आ जाए और पहला पद दोनों में समान हो, दूसरा पद दोनों में समान हो, लेकिन केवल माइनस प्लस अलग हो दोनों में, तो उनका डायरेक्ट गुणा करने की जो ट्रिक है, यानी समीकरण कह सकते हैं, सर्वसमीका है, वो ये है कि पहले पद, जो भी पहले पद में संख्या है, चाहे कुछ भी है, उसका वर्ग कर दें। √3 का वर्ग कितना होगा, 3, फिर माइनस ही आएगा, दूसरा जो पद है उसका भी वर्ग कर दें। 1 का वर्ग कितना होता है, 1। ये हो गया इसका, यानी इन दोनों कोष्टक का गुणा हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, h बराबर वापस वही 1000 यहाँ पे गुणा, इन दोनों की जोड़ करनी, क्योंकि कोष्टक के अंदर है तो उसे पहले सरल करेंगे। तो जैसे इनकी जोड़ करेंगे, बिना दशमलव की, ये रही बिना दशमलव की संख्या, बिना दशमलव की संख्या जब दशमलव संख्या में जोड़नी हो तो वो सीधी यहाँ से आएगी और केवल दशमलव के आगे वाले में जुड़ जाएगी। कितना हो जाएंगे, 2.732, वैसे का वैसा। और फिर देखिए 3 में से 1 घटाया, पीछे बच गए 2। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दशमलव गुणा में जब दशमलव संख्या आती है तो गुणा में दशमलव संख्या का दशमलव हटाते हैं, और हटाने से बट्टा में देखिए दशमलव के स्थान पर आएगा 1, जितने पीछे अंक है उतने लग जाएंगे 0, यानी क्या गया 1000। अब देखिए ये 1000 से ये ऊपर वाला 1000 कट जाएगा, ये 2 है, इसका हम दे देंगे भाग, यानी 2 एकम 2, 2 तिये 6, पीछे 1 बच गया, 13 हो गए, और 2 छंग 12, वापस 1 बचा, 2 छंग 12, यानी 1366 मीटर। और ये हो जाएगी इस पर्वत की ऊंचाई। और अंत में हम लिख सकते हैं कि अतः पर्वत की ऊंचाई बराबर 1366 मीटर। तो इस प्रकार से अपना प्रश्न हो गया दोस्तों। अब इस प्रश्न में एक नदी के पुल के एक बिंदु से, ध्यान रखें एक नदी है, और हमने बताया था आपको जब भी नदी का प्रश्न आए, नदी की लंबाई नहीं, नदी की हमें चौड़ाई ही बनानी है। ध्यान रखें, यानी बाहर से कोई नदी अंदर जा रही है या अंदर से कोई नदी बाहर आ रही है, इस प्रकार समझना है। ये हो गई इस नदी की चौड़ाई, इस प्रकार से हमने मान ली है। आगे देखिए क्या कहा कि नदी के पुल, अब नदी के ऊपर क्या बहेगा, कोई ना कोई पुल चलेगा, तो पुल के एक बिंदु से, अब ध्यान रखिए पुल, पूरे पुल की हमें जरूरत नहीं है, फिर भी मान लीजिए यहाँ ऊपर कोई पुल चल रहा है इस प्रकार से नदी के ऊपर, तो कहा कि पुल के किसी बिंदु से, चलिए पुल का कोई बिंदु ले लेते हैं, हमने मान लीजिए पुल का ले लिया यह बिंदु, ये इस प्रकार से नदी बनाई हमने यहाँ पे, और ये पुल का कोई बिंदु ले लिया। फिर देखिए पुल के बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, यानी इस बिंदु से शुरू करना है, और पुल के जो किनारे हैं उनके क्या बनाने हैं, अवनमन कोण। यहाँ पे भी क्या बनाना है, अवनमन कोण। यहाँ से देखिए ये अवनमन कोण बनेगा, क्योंकि जिस बिंदु से हम दृष्टि रेखा खींचेंगे उस बिंदु पे काल्पनिक आधार का होना जरूरी है। ये जो पुल है वो काल्पनिक आधार का काम कर रहा है। एक कोण यहाँ हो जाएगा, एक कोण यहाँ हो जाएगा। आगे देखिए यदि पुल किनारों से 4 मीटर ऊंचाई पर हो, ये जो पुल है वो किनारों से 4 मीटर ऊंचा है, किनारों से 4 मीटर ये ऊंचा है, ध्यान रखें ये जो है वो 4 मीटर ऊंचाई पर है, ये
ये जो है वो भी 4 मीटर की ऊंचाई पर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमें क्या करना है, इस प्रश्न को हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, इसको करने के एक से ज़्यादा तरीके भी हो सकते हैं। तो चलिए, यदि पुल किनारे से 4 मीटर ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई, यानी ये जो नदी है इसकी हमें ये चौड़ाई है वो ज्ञात करनी है कि नदी कितनी चौड़ी है। अब देखिए ऊपर लेते हैं, यहाँ पे कौन सा कोण ले और यहाँ पे कौन सा कोण ले। तो मैंने बताया आपको, जिस बिंदु से हम जो किनारा देख रहे हैं वो नज़दीक है तो कोण बड़ा होगा, यानी कितना डिग्री होगा, ये 45 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा इस तरफ ये 30 डिग्री। अब देखिए कोणों के हिसाब से देखा जाए तो एक तो लेना है ये त्रिभुज, एक लेना है ये त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके सामने ये कौन हो गया, लंब, और जो बच गया उसमें से ये कर्ण है और ये आधार है। इसके हिसाब से देखा जाए ये लंब, ये आधार और ये कर्ण है। तो अब हमें कौन सा लेना है वो देखिए। तो देखिए ये जो मान दिए हुए हैं वो तो क्या हो गए, लंब। जो चौड़ाई हमें पूछी गई है देखना है कि वो किससे संबंधित है। ये जो चौड़ाई पूछी, वापस ऊपर जाएं, ये देखिए इसी से संबंधित, ये जो है वही चौड़ाई है, क्योंकि ये दोनों इस प्रकार से ऊंचाई हो गई सीधी, तो ये और ये क्या है, समान है। तो ये जो है वो ही क्या है, नदी की चौड़ाई, जो इस त्रिभुज के ये संबंधित किससे है, आधार से। ये आधार है, यानी एक तो हमें ये ज्ञात करनी पड़ेगी, एक ये ज्ञात करनी पड़ेगी। जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे ये हमारे पास नदी की चौड़ाई हो जाएगी। तो चलिए अब लेते हैं त्रिभुजों का नाम। यहाँ ले लिया इस बिंदु को ए, फिर इस तरफ आगे बी और सी, यहाँ गए वापस डी और ई। तो कुछ नहीं करना है, दोनों त्रिभुज लेने हैं, लंब तो लेना ही पड़ेगा, साथ में लेंगे आधार, लंब बट्टे आधार बन के ये प्रश्न अपना हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या दिया गया प्रश्न में देखिए, पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री। फिर पुल की ऊंचाई 4 मीटर, कुछ भी और दिया हुआ नहीं है, लेकिन ज्ञात क्या करना है, नदी की चौड़ाई, वो हमें ज्ञात करनी है, नदी की चौड़ाई की कितनी है। तो चलिए त्रिभुज लेते हैं, दोनों त्रिभुज अलग अलग पड़े हैं, इसको ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। कुछ भी आप नाम अपने मन से लिख सकते हैं दोस्तों। तो ए बी सी त्रिभुज है, इसमें अब क्या करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी के अंदर कोण के हिसाब से ये लंब हो गया, चौड़ाई पूछी वो आधार से संबंधित हो गई, तो लंब बट्टे क्या ले लेंगे, आधार लेंगे भैया, लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार होता है क्या, tan थीटा। अब देखिए लंब का यहाँ मान 4 मीटर दिया हुआ है, आधार का मान दिया हुआ नहीं है AC, और tan 45 डिग्री। चलिए 4 का 4, AC का AC, tan 45 को मान रख दिया 1, फिर बट्टा में 1 माना, वज्रगुण किया, AC एकम AC, 4 एकम 4, ये AC का मान आ गया 4 मीटर, यानी ये जो AC है इसका मान आ गया 4 मीटर, जो मैं पहले से पता था कि 45 डिग्री वाले कोण में लंब और आधार तो समान होते हैं, लेकिन ज्ञात करना पड़ेगा पूरी विधि से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा त्रिभुज लेते हैं। ये त्रिभुज लिया हमने ADE, कुछ भी नाम ले सकते हैं आप। त्रिभुज ADE में वही लंब का मान दिया हुआ है, आधार ज्ञात करना है, लंब बट्टे आधार करेंगे, लंब हो गया 4। इसी प्रकार से आधार कौन हुआ, AE, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा, और थीटा का मान इसमें कितना है, 30 डिग्री। चलिए 4 बट्टे AE बराबर tan 30 का मान 1 बट्टे √3, ये रहा AE बराबर, दोनों का वज्रगुण AE एकम AE, 4 को इससे गुणा करेंगे 4√3। अब देखिए यहाँ पे ये जो AE है उसका मान आ गया 4√3। अब हम क्या करेंगे कि नदी की चौड़ाई करने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4√3 मीटर। जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे ये नदी की चौड़ाई बन जाएगी, क्योंकि ऊपर वाले ये जोड़ और ये दोनों क्या है, बराबर ही है, तो वो नदी की चौड़ाई बन जाएगी। तो अब यहाँ पे हमें क्या रख देना चाहिए, √3 का मान रख देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही सरल करेंगे फिर जोड़ देंगे, और तो इसमें कुछ है नहीं, हरों का परिमीकरण इसमें है नहीं। तो इसमें अब क्या करेंगे, √3 का मान रख देते हैं 1.732, और फिर क्या करते हैं, वही काम, दशमलव को हटाया, बटन क्या लगेगा 1000,
फिर 1000 के जीरो तो कट नहीं रहे हैं, 4 का क्या करेंगे गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसमें देखिए 4 दूनी 8, यानी जीरो तो नहीं आएगा किसी में भी, तो जीरो कटेंगे थोड़ी, वही 1000 हटा के वापस क्या लग जाएगा दशमलव। तो डायरेक्ट करते हैं, 4 का 2 से गुणा, 4 दूनी 8, ये 4 3 12, 1 4 7 28 और 1 29, फिर 2 4 एकम 4, 4 और 2 कितने हो गए 6। अब बट्टा में 1000 लगा हुआ है, तो सोचिए 1000 में 0 3 है, तो पीछे वाले 3 अंक छोड़ के वापस लगा दिया दशमलव, 6.928 मीटर। ये हो जाएगी ए से ई तक की दूरी। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, नदी की चौड़ाई। अब हम कर सकते हैं कि नदी की जो चौड़ाई है वो कितनी होगी। तो नदी की चौड़ाई देखिए क्या करेंगे, इस AC को और इस AE को जोड़ देंगे, AC प्लस AE जो दोनों त्रिभुजों के अंदर थी, AC का मान 4 था, AE का मान ये रहा 6.928। जब भी एक दशमलव संख्या को और बिना दशमलव वाली संख्या की जोड़ करनी हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे, बिना दशमलव वाली जाएगी जुड़ने के लिए, लेकिन केवल दशमलव के आगे वाली संख्या में ही जुड़ेगी, पीछे वाला वैसे का वैसा ही रहेगा। तो जोड़ा 6 4 और जोड़ दी कितने हो गए 10, वापस क्या लगे रहेगा दशमलव में 928 मीटर, यानी ये आ गई नदी की चौड़ाई 10.928। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे इन वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके सामने लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।